जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जय श्री राम साथियों। हम कर रहे हैं उत्तराखंड की इकोनॉमी, ठीक है। तो उसमें से हम जो ये कृषि वगैरह ये वाला टॉपिक था उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो आज में हम थोड़ा सिंचाई देखेंगे और जो कुछ नीतियाँ थी उन सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पूर्वी गंगा नहर है जो पूर्वी गंगा नहर, ठीक है, जो पूर्वी रामगंगा नहर है, इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? भीमगोड़ा हरिद्वार से, ठीक है। पूर्वी रामगंगा नहर कहाँ से निकाल रखी है? ये भीमगोड़ा हरिद्वार से, ठीक है। भीमगोड़ा हरिद्वार से। कौन? पूर्वी रामगंगा नहर। शारदा नहर बनबसा चंपावत से, ठीक है। बनबसा चंपावत से शारदा नहर। लस्तर नहर जखोली रुद्रप्रयाग से, ठीक है। लस्तर नहर जखोली रुद्रप्रयाग से। रामगंगा नहर कालागढ़ पौड़ी से, ठीक है। देखो, पूर्वी रामगंगा नहर भीमगोड़ा हरिद्वार, पूर्वी रामगंगा नहर भीमगोड़ा हरिद्वार। शारदा नहर बनबसा चंपावत। लस्तर नहर जखोली रुद्रप्रयाग। रामगंगा नहर कालागढ़ पौड़ी, रामगंगा नहर कालागढ़ पौड़ी। देखो, पूर्वी रामगंगा नहर भीमगोड़ा हरिद्वार। शारदा नहर बनबसा चंपावत। लस्तर नहर जखोली रुद्रप्रयाग। रामगंगा नहर कालागढ़ पौड़ी। देखिए, ये पूर्वी रामगंगा है और ये रामगंगा है, दोनों में थोड़ा थोड़ा है ना। तो पूर्वी रामगंगा कहाँ से? भीमगोड़ा से, ठीक है। भीमगोड़ा कहाँ पर है? हरिद्वार में है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं कि भीम ने अपना घुटना मार के वहाँ पे वो क्या था, तालाब बना दिया था ना, तो वहीं से निकाल रखी है क्या? भीमगोड़ा नहर हरिद्वार में। और रामगंगा नहर कहाँ से? कालागढ़ पौड़ी से, ठीक है। रामगंगा नहर कहाँ से? कालागढ़ पौड़ी से। शारदा नहर तो हम लगा लेंगे बनबसा चंपावत, ठीक है। और लस्तर नहर जखोली रुद्रप्रयाग, ठीक है। देखो, जो इसमें जो भी टॉपिक आएंगे, मतलब जो भी पॉइंट लिखे, जो भी क्वेश्चन आएंगे, वो सारे नई बीएस निगी से लिए गए हैं, ठीक है। और नई बीएस निगी में से आयोग ऐसा कर रहा है कि वो वहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन सब रख दे रहा है उधर पे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर नई बीएस नेगी के हैं, जो ओल्ड में थे वो नहीं है, ठीक है। तो इनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इनको मिस मत करना और एक एक क्वेश्चन इनके याद होने चाहिए, ठीक है। क्या बोला था हमने स्टार्टिंग में वीडियो की? आज जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु, ठीक है। जिसका जिस पर अत्यधिक स्नेह होता है और जो उसके लिए मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाता है, तो वो उसको निश्चित रूप से कभी ना कभी मिल ही जाता है। तो हम भी क्या वीडियो की पोस्ट लेके रहेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसी सद्विचार के साथ हम शुरुआत करेंगे अपनी क्लास की, ठीक है। हालांकि शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फुल फॉर्म में आ जाइए, ठीक है। अभी तक 1-2 मिनट तुमने इसको एडजस्ट करने में लगाते हैं कि देखो दीदी क्या कह रही है, ऐसे सब देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अब याद करो, ओके। चलिए, देखिए, ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना, ऊपरी गंगा नहर थी ना जो, उसकी परिकल्पना कौन लाए थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन, ठीक है। लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमसन, थॉमसन ही बोल दो, ठीक है। थॉमसन लाए थे ऊपरी गंगा नहर की परिकल्पना। देखिए, 1842 से 1954 तक, 1842 में बनना शुरू हुई, 1954 में बनी। तो 1854 में बनी, ओके। 1842 से बनना शुरू हुई और 1854 में बनी। और इसका उद्घाटन 1854 में कौन करता है? गवर्नर जनरल तब का डलहौजी, ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी, डलहौजी पता ही होगा तुमको, वही राज्य हड़प की नीति करने वाला जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लाता है, वही वाला डलहौजी। और इसी डलहौजी ने भारत में रेल वगैरह का भी जनक बोला जाता है इसको, ठीक है, डलहौजी को। अच्छा, और इसका आधुनिकीकरण किया गया ऊपरी गंगा नहर का कब? 1983 में, ठीक है। देखो, उद्घाटन हो गया था 1854 में, फिर इसको आधुनिकीकरण बनाया किया गया इसका 1983 में, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के निकट, हरिद्वार के पास में जो गंगा के दाहिने छोर है, हरिद्वार के निकट गंगा के दाहिने छोर से कानपुर तक जाती है, ठीक है। कानपुर तक जाती है। तो देखो, कानपुर यानी कि यूपी में, तो ये कहाँ से? हरिद्वार के दक्षिण पश्चिमी एरिया में, हरिद्वार के जो दक्षिण पश्चिमी एरिया है वहाँ, और उत्तर प्रदेश में सिंचाई में प्रयुक्त की जाती है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। परिकल्पना कौन लाया? थॉमसन। 1842 से बनना शुरू हुई और 54 में जाके बनी। 54 में उद्घाटन किसने किया? डलहौजी। ऊपरी गंगा नहर का आधुनिकीकरण कब हुआ? 1983 में। और कहाँ कहाँ वो करती है? ये कानपुर तक जाती है, दक्षिणी पश्चिमी हरिद्वार में इसकी सिंचाई की जाती है, ठीक है, इसी और उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा, मुझे ये बताओ तुम, रामगंगा नहर का उद्गम कहाँ से था? कालागढ़ पौड़ी से। और पूर्वी रामगंगा नहर का? भीमगोड़ा हरिद्वार से, ठीक है। शारदा नहर का था बदमशा चंपावत से। और लस्तर नहर जखोली रुद्रप्रयाग से, ओके। चलिए, अब हम देखेंगे राज्य में सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ पर है, ठीक है। नलकूप, नलकूप कहाँ पर है सबसे ज़्यादा? देखिए, उधम सिंह नगर में है, फिर उसके बाद हरिद्वार में, फिर नैनीताल में, फिर देहरादून में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ पर है?
उधम सिंह नगर में सबसे ज़्यादा नलकूप उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार में, फिर नैनीताल में, फिर देहरादून में। देखिए ये 4 जो जनपद है ना, यहाँ पर सिंचाई का ज़्यादा बोलबाला है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छी खासी सिंचाई होती है। तो उनमें भी सबसे मैदानी जनपद कौन? उधम सिंह नगर। उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर देहरादून नलकूपों में, ठीक है। इस तरह से हम बाकी की चीज़ें भी देखेंगे। अच्छा, एक सेकेंड रुकिए आप, हम नीचे जाते हैं। हमने BS नेगी का कुछ पॉइंट छोड़ा था, उसको भी इधर कवर करने का वक्त आ गया है अब, ठीक है। अब वक्त आ गया है दोस्तों, कुछ भी हो जाए ये तो आर होगा या तो पार होगा, यही था ना दोस्तों। हाँ ये देखो सिंचाई वाला, ये भी कर लेते हैं इसको इधर ही पे। अच्छा देखो, उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र है, उत्तराखंड में सिंचित क्षेत्र ये नहीं होगा। राज्य में कुल बोए गए क्षेत्रफल का कुल सिंचित क्षेत्र 38.88% है, ठीक है। मतलब जितना क्षेत्रफल में हमने बो रखा है बोए गए क्षेत्रफल का, और सिंचित क्षेत्रफल उसमें से आधा भी नहीं है, ठीक है। तो 38.88%, 50% से कम है कुल मिला के, सर को 49% है लगभग, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा सिंचित क्षेत्र है। और उसमें से भी पर्वतीय भागों में कम है और मैदानी भागों में ज़्यादा है, ठीक है। पर्वतीय भागों में है कितना, 13% सिंचित है, और मैदानी भागों में 94% सिंचित है, ठीक है। तो देखो कुल बोए गए क्षेत्रफल का कितना परसेंट भाग सिंचित है, 39.88%, ठीक है। 38.88% भाग सिंचित है। उसमें से भी पर्वतीय क्षेत्रों में केवल 13% भाग सिंचित है, और मैदानी क्षेत्रों में 94% भाग सिंचित है, ठीक है। इतना समझ आ गया। अच्छा ये तो, अच्छा ये देखो, और देखो राज्य में सिंचित क्षेत्र सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नलकूप से की जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है, नलकूप से, 71.66%, 71%, ये 72% बोल दो, ठीक है। 72% सिंचाई किससे की जाती है, नलकूप से। किससे की जाती है, नलकूप से। अभी हमने देखा सबसे ज़्यादा नलकूप कहाँ पे हैं, उधम सिंह नगर में, फिर हरिद्वार में, फिर नैनीताल में, फिर देहरादून में, ठीक है। ऐसे करके था। तो ये पुराना डेटा है, इसको काट कर रखा है मैंने, ठीक है। नया डेटा में क्या है, अब नलकूप की 72% नलकूप से की जाती है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा, हाँ लिखा है अभी देखिए, सर्वाधिक सिंचाई किससे की जाती है, नलकूपों से की जाती है, ठीक है। और कितनी, 71.66% है, ठीक है। 71.66%। चलिए, सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, बात कर चुके हैं हम। मतलब सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे ज़्यादा शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल। देखो उधम सिंह नगर में कितना, 99.5% भाग सिंचित है, लेकिन लगभग पूरा सिंचित है, ठीक है। 99.5% भाग सिंचित है कहाँ, उधम सिंह नगर में। उसके बाद कौन सा है, हरिद्वार। हरिद्वार में भी नहरें हैं ना बहुत सारी, तो हरिद्वार में कितना, 96% भाग सिंचित है, ठीक है। और 60% कहाँ पर है, नैनीताल में, ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, ठीक है। उधम सिंह नगर में 99.5%, हरिद्वार में 96%, नैनीताल में 60%, ठीक है। 99, 96, 60%, 99, 96, 60%, ठीक है। तो इन तीनों में है। चलिए, और सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले चमोली और अल्मोड़ा है। सबसे कम, देखो सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले, सबसे कम प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं, चमोली और अल्मोड़ा। सबसे कम पहले चमोली, फिर दूसरे में अल्मोड़ा, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन था, उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल। सबसे कम में कौन, चमोली, फिर अल्मोड़ा। चमोली में सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि थी ना, सबसे ज़्यादा ऊसर भूमि वाला जिला कौन था, चमोली था। सबसे ज़्यादा चरागाह भी इधर ही थे चमोली में, हाँ इधर ही थे। और हाँ, तो और सबसे कम शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल वाला क्या है, चमोली है, ठीक है। चलिए, राज्य में नलकूप सिंचित क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में, नलकूप वाले हमने देखे थे, उधम सिंह नगर था, फिर हरिद्वार, फिर नैनीताल, फिर देहरादून, ठीक है। उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। नलकूप से सिंचाई कितनी होती थी, 71.66% है, ठीक है। 71.66% होती थी, ठीक है। अच्छा ये देखो, सिंचाई के लिए बनी राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1842 से 54 के बीच हुआ, ठीक है। सिंचाई के लिए बनी राज्य की सबसे पुरानी नहर ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ, 1842 से
1854 में उद्घाटन किसने किया? डलहौजी ने किया। और जो गंगा के दाहिने छोर से कानपुर तक निकाली गई है, ठीक है, गंगा के दाहिने छोर से कानपुर तक निकाली गई है। चलिए, और चंपावत के बनबसा से सिंचाई के लिए शारदा नहर काली नदी से निकाली गई है, ठीक है। काली नदी को शारदा नदी भी बोलते हैं ना, तो यहाँ से बनबसा ने निकाल रखी है कौन सी? शारदा नहर। कब निकाली? 1928 में, ठीक है। ये सन भी याद कर लो, सॉरी, 1928 में निकाली शारदा नहर, ठीक है। 1928 में निकाली गई शारदा नहर। चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, पौड़ी गढ़वाल के कालागढ़ के पास बांध बनाकर रामगंगा नहर निकाली गई है। अच्छा, ये भी निकाला था हमने, रामगंगा नहर कहाँ से निकाली थी? कालागढ़ पौड़ी से, ठीक है, कालागढ़ पौड़ी से रामगंगा नहर। और ये शारदा नहर बनबसा चंपावत, कब? 1928 में, ठीक है। चलिए, जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है उन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम या ड्रिप को प्राथमिकता दी जा रही है, ठीक है। जिन क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम है उनमें सिंचाई के लिए क्या कर रहे हैं? माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप को प्राथमिकता दे रहे हैं, ठीक है। माइक्रो स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप को प्राथमिकता दे रहे हैं, किसमें? जहाँ पे पानी की कमी है, ठीक है। चलिए, हाँ, ये देखो, फिर ये लिखा है, नए उसका डेटा है ना, तो मैंने अपनी बुक को अपडेट कर रखा है। चलिए, इसमें देखिए, सर्वाधिक सिंचाई उत्तराखंड में कहाँ से किससे की जाती है? नलकूपों से की जाती है, ठीक है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे की जाती है? नलकूपों से। शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल का 71.66% भाग पर नलकूपों से सिंचित की जाती है। और सबसे ज़्यादा सिंचित नलकूपों से कहाँ की जाते हैं? उधम सिंह नगर, दूसरा हरिद्वार, तीसरा नैनीताल, ऐसे करके, ठीक है। चलिए, और सिंचाई के प्रमुख साधन क्या हैं उत्तराखंड में? 3, नहर, नलकूप और पंप नहर, ठीक है। नहर, नलकूप और पंप नहर, ये सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। नहर, नलकूप और पंप नहर, नहर, नलकूप, पंप नहर, नहर, नलकूप, पंप नहर क्या है? राज्य में सिंचाई के प्रमुख साधन है, ठीक है। राज्य के में सिंचाई के प्रमुख साधन है नहर, नलकूप और पंप नहर, ठीक है। अच्छा, अरे ये और नहीं, आगे ये सबसे ज़्यादा मसाला उत्पादन कहाँ था? टिहरी में था ना। और टॉप 3 अगर आ गया तो कौन कौन है? टिहरी, देहरादून, नैनीताल, ठीक है। टिहरी, देहरादून, नैनीताल, टिहरी, देहरादून, नैनीताल। टॉप 3 मसालों उत्पादन में कौन कौन है? टिहरी, देहरादून, नैनीताल। और फूल में उत्पादन में कौन था सबसे ज़्यादा? हरिद्वार था ना। और मसाले में कौन? टिहरी, देहरादून, नैनीताल। ऐसे करो कुछ, TDN, मैं NTD तो करा देती क्योंकि यहाँ अल्मोड़ा में एक जगह है NTD, लेकिन ये उल्टा बैठ जा रहा है ना, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, मतलब वैसे देख लेना, लेकिन सबसे ज़्यादा मसाले टिहरी में है, ठीक है, फिर देहरादून, फिर नैनीताल में, याद कर लो बस। अच्छा, ये भी देख लो, ये भी इसी से संबंधित है, नौला, धारा, दूल, ये भी क्या है? सिंचाई के लिए तो होते हैं, इनको भी करो। आज इसका लीला समाप्त करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। चलिए, नौला, धारा एवं गूल, नौला, धारा एवं गूल, इसमें क्या है? गूल क्या होता है साथियों? खेतों की सिंचाई। अरे गूल यार, तुम्हारे गांव के ग्राम प्रधानों ने बना रखे होंगे कभी गूल, फिर टूट गए होंगे, उनका यूज ही नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी बना रखे थे, तो कुछ वो नहीं हुआ उनका ज़्यादा। खेतों की सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर, यह नहर सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल और घराट तथा पवन चक्कियों के काम भी आती थी। और गूलों को कुछ दूरी के पश्चात छोटी द्वितीयक नहरों में लाया जाता था, जिन्हें हवार कहते थे, ठीक है। हवार, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये कथन और कारण में उलझा देगा ना, वरना क्या था इसमें, क्या कोई याद करने का चीज़ थोड़ी है। तो क्यों होती है गूल? खेतों में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। छोटी नहर होगी, मतलब छोटी सी तो होती है, प्लास्टिक ऐसे करके, वो इसके इधर इधर पैर रखे हम ऐसे चलते थे, ऐसे ऐसे करके, कभी एक ही में दिखा के हिम्मत दिखाने के लिए, हाँ कि मैं एक ही में चल दे रही हूँ वाला, ऐसे करके। तो मतलब खेलने के दिन थे तब, तो उस टाइम की बात है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पहले ही क्या करते थे, इसमें पेयजल के लिए, मतलब पानी भी पीने के लिए, और घराट वगैरह चलाने के लिए पंचक्कियों में भी काम करते थे, ठीक है। और ऐसा होता था, जो ये गूल थी, इनमें पानी लाने के लिए जो द्वितीयक नहर थे, इनकी छोटी छोटी और नहरें भी लगाए रहते थे, इनको बोलते थे हवार, ठीक है। हवार या बान भी बोलते हैं, ठीक है। बान बनाना, बान ऐसे करके थोड़ा वो दूसरी जगह से पानी ला के ऐसे करके डाल दिया, ठीक है। तो क्या हो गया? बान या हवार हो गया, ठीक है। चलिए, कुछ क्षेत्रों में पहले झरना से पानी एकत्रित किया जाता था एवं तब सिंचाई नहरें बनाई जाती थी। इस प्रकार एक छोटे जल एकत्रक को बान कहा जाता था, ठीक है। अच्छा, ये होता होगा बान, फिर
अच्छा, बान और हवार अलग अलग है, ठीक है। तो पता नहीं यार, हमारे यहाँ बान भी तो उसी को बोलते हैं जिससे पानी और निकले। तो पहले क्या कर रहे हैं, इसमें झरना से पानी को एकत्र कर रहे हैं। झरना से जैसे छौगाड़ आ रही है हमारी, छौगाड़ से पानी को इकट्ठा किया, छौगाड़ से पानी को इकट्ठा किया, फिर वहाँ से बान बना के कहाँ को, हाँ बानी तो बोलते हैं इसको, हाँ बाना बैट बोलते हैं ना, बान के रास्ते से रोना लग जाते हैं। तो हाँ, तो वो वाला हो गया, उस बान उससे एकत्र के रूप में जाता है, तो वो बान हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये देखो, कुमाऊनी भाषा में कुलायन का अर्थ है सिंचाई करना। कुलियाना बोलते हैं ना, कुलियाना। कुलायन का क्या अर्थ है, खेत को गूल व कूल के द्वारा सींचना, ठीक है। सींचने से संबंधित है कुलायन, कुलियाना, गढ़ कुलियन, ठीक हो। अच्छा देखो, सिंचाई नहरें विभिन्न आकारों की होती है। कूल से छोटी को बॉल कहा जाता है, ठीक है। अगर कूल से छोटी होगी तो उसको क्या कहेंगे, बॉल। कूल और गूल के द्वारा सींचने को क्या बोलेंगे, कुलायन, ठीक है। कुलायन, कूल या गूल के, और कूल से भी छोटी क्या होती है, बॉल, ठीक है। कूल से भी छोटी नहर को क्या बोलते हैं, बॉल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, धारा। धारा क्या होता है, धार, पानी, धार, धार नदी तो मैंने पत्ते, और पेयजल के सामान्य स्रोत होते हैं, ठीक है। धारा पेयजल के सामान्य स्रोत होते हैं, जिसकी तुलना पेयजल के झरने से की जा सकती है, ठीक है। जो घाटियों एवं चोटियों दोनों जगहों पर अधिकतर पाई जाते हैं। कौन, धारे, कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इसकी तुलना पेयजल के झरने से की जा सकती है, जो घाटियों एवं चोटियों दोनों जगह पर अधिकतर पाई जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो धारा होते हैं, पर्दा धारा, सिपाही धारा, और एक होती है पर्दा धारा, सिपाही धारा, ये कहाँ पर है, नैनीताल में है, ठीक है। पर्दा धारा, सिपाही धारा कहाँ पर है, नैनीताल में, सार्वजनिक स्नान के लिए है, ठीक है। और ये धारा नहीं होता, जो धारा, नौले धारे, धारे जहाँ से पानी आता है, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पटबिड़िया होता है, पटबिड़िया धारा, पटबिड़िया धारा, और मैं भूल गई यार इनके नाम। अच्छा अभी देखेंगे, आगे लिखा होगा, ठीक है, अभी बताऊंगी। चलिए, पर्दा धारा और सिपाही धारा का है दोस्तों, नैनीताल में, ठीक है। क्यों प्रयुक्त होते हैं, सार्वजनिक स्नान के लिए, ठीक है, पर्दा धारा और सिपाही धारा। चलिए, और धान, धान क्या है, धान जिससे चावल निकलता है वो धान है, ठीक है। बड़े छोटे झरनों से जल एकत्रित करके उसे झील का रूप दे दिया जाता है। इस एकत्रित जल को पालतू जानवरों को नहलाने एवं सिंचाई के कार्य में लाया जाता है, ठीक है। तो जो छोटे बड़े झरने हैं, ठीक है, छोटे बड़े झरने, उनको एकत्रित करके झील का रूप बना दिया जाता है, ठीक है। झील का रूप, तालाब जैसा, खाओ, खाओ बना देते हैं, ठीक है। खाओ, खाओ बोलते हैं हमारे यहाँ उसको, ठीक है। तो खाओ में क्या करेंगे, उसको पालतू जानवरों को नहलाने के लिए, और सिंचाई, सिंचाई देखा है तुमने मालधुर को, वो एक लकड़ी होती थी, वो उसको फिर उसके अंदर डालते थे, वो खाओ को फोड़ते थे, फिर पूरा जो वो बांध बनाए रहते थे खेतों के लिए, फिर वो चला जाता था। बड़ा मज़ा आता था ये सब देखने में, ठीक है। छोड़ो यार, आगे बढ़ो। चलो, नौला, नौला क्या था दोस्तों, अरे यार नौला तो तुमको पता ही है। अच्छा देखो क्या है, भूमिगत जल को एकत्रित करने के लिए विशेष रूप से बनाए जाते थे। नौलों का निर्माण सम्मानजनक कार्य माना जाता था। हाँ, धर्मात्मा का काम बोलते थे, जैसे नौले, धर्मशाले बनाना, तो उसी सब में माना जाता था इसको। जो पहले शासक होते थे उनके द्वारा भी नौलों का निर्माण किया जाता था, ठीक है। जैसे एक हथिया नौला है, एक हथिया नौला कहाँ है, चंपावत में। एक हाथ से बनाया था किसने, जगन्नाथ मिस्त्री और उसकी पौत्री कस्तूरी ने, ठीक है, जगन्नाथ मिस्त्री ने। क्योंकि एक हाथ उसका कौन काट देते हैं, वो राजा लोग हाथ काट देते हैं, ठीक है। चलिए, और जानवी नौला जानवी नौला कहाँ है, गंगोली हाट में, ठीक है। जानवी नौला कहाँ है, गंगोली हाट में है। ये भी एक राजा ने बनाया था, राजा का नाम तो मैं भूल गई, उसकी मम्मी का नाम जानवी था, तो उन्हीं के नाम पे बनाया है, ठीक है। चलिए, लिख देंगे जानवी नाम, मैंने दूसरे नोट से है ना रिवाइज नहीं हो रखे हैं, तो अभी ठीक है, तो देख लो। अच्छा, चुपटौला क्या होते हैं, चुपटौला, अरे यार वो क्या कहते हैं, वो हरलीगाड़ याद है, हरलीगाड़, हरलीगाड़ में जो नहीं है, तालाब नहीं है, ऐसे 2 तालाब हैं, चुपटौला, तो उसमें क्या करते हैं, जानवर पानी पीते हैं, तो वही वाला हुआ चुपटौला, ठीक है। कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। ऐसे जल छिद्र जिनका उपयोग चरवाहे और चरवाह यानी कि ग्वाला जाने वाले और मवेशी जानवर, तो उसमें भी ऐसे 2 वो होते हैं, मतलब 2 तालाब हैं, नीचे वाले से जानवर पीते हैं, ऊपर वाले से मनुष्य पीते हैं, इंसान पीते हैं, ठीक है। तो ऐसे बना रखा है वो। चलिए, तो उसमें क्या होता है, चलिए, राज्य के पर्वतीय भागों में वर्षा का जल एकत्र करने के लिए जलाशय या पोखर बनाए जाते हैं, ठीक है। पोखर किसके लिए संबंधित है, पोखर किससे संबंधित है, वर्षा जल एकत्र करने से, ठीक है। पोखर किससे संबंधित है, वर्षा जल एकत्र करने से। और इसका स्थानीय नाम क्या है, खाल कहते हैं, ठीक है। खाल, चाल खाल सुना है आपने, चाल खाल, अरे यार वो जो ग्राम्या वाले नहीं बनाते थे, वो गड्ढे बनाए रहते थे, गड्ढे बनाए रहते थे, मतलब जगह जगहों पे, तो वही तो होते हैं चाल खाल, ठीक है। इनको पोखर भी बोलते हैं, पोखर। और वर्षा जल इनमें इकट्ठा होता है, लेकिन
क्या है, अच्छा देखो, चाल खाल योजना का संबंध किससे है, जल स्तर सुधार से है, ठीक है, जल स्तर सुधार से है, ये एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा देखिए, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई नदी एवं गदेरों से निकाली गई छोटी नहरों या गुलों के माध्यम से होती है, ठीक है। जो राज्य है इसके पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई कैसे होती है, छोड़ो ना, और मैदानी क्षेत्रों में बड़ी नहरें हैं, नलकूप है, इनके माध्यम से सिंचाई की जाती है, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या गाढ़ गदेरों से क्या सिंचाई होती है, वो बस किताब में लिख रखा है, ठीक है। चलो देखो, और रूफ हार्वेस्टिंग क्या होता है दोस्तों, रूफ हार्वेस्टिंग का मतलब जो बरसाती पानी है उसका संचय करने से, रूफ यानी कि छत को बोलते हैं, छत को रूफ में, और यहाँ पे जो हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसको बरसाती पानी के संचय से है, ठीक है। रूफ हार्वेस्टिंग किससे संबंधित है, बरसाती पानी के संचय से, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा BS निगी का। अब इसमें क्या छूटा है, ये भू कानून वाला भी, लेकिन ये इसमें डिटेल नहीं है ना, ये पुरानी है। चलो कोई नहीं, मैं छोड़ूंगी तो नहीं, क्योंकि तुम ना भी पढ़ो तो मैं खुद के लिए पढ़ रही हूँ भाई। चलिए चलिए चलिए, अच्छा ये देखो, स्वजल 2.0, स्वजल 2.0 जो भी बोलना है तुमको, ये क्या है, 17 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 के मध्य स्वच्छता ही सेवा 2024 स्वभाव संस्कार स्वच्छता पखवाड़ा राज्य व जिला स्तरों पर आयोजित किया गया। स्वभाव संस्कार स्वच्छता पखवाड़ा राज्य व जिला स्तरों पर आयोजित किया गया। स्वजल 2.0 के अंतर्गत उत्तराखंड के 2 जिले उधमसिंह नगर और हरिद्वार को चिन्हित किया गया। क्या था लेकिन पर ये, स्वच्छता ही सेवा 2024, स्वच्छता ही सेवा 2024, ऐसे याद कर लो यार। स्वजल 2.0, जो स्वजल 2.0 है, कब आया ये, 17 सितंबर 2024 को, ठीक है। 17 सितंबर 2024 से 2024 तक चला, अक्टूबर, ठीक है। सितंबर से अक्टूबर, 1 महीने भी नहीं चला है, चलो गांधी जी के बर्थडे तक, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, अच्छा स्वच्छता को बढ़ाने के लिए शायद से ये होगा, जो गांधी जी का वो है स्वच्छ भारत वाला अभियान, उसमें गांधी जी का चश्मा लगा रखा है ना, तो हाँ ऐसे रिलेट करो, ठीक है। तो स्वजल 2.0 किससे संबंधित है, स्वच्छता ही सेवा 2024 में, ये क्या था, स्वभाव संस्कार स्वच्छता पखवाड़ा और जिला स्तरों में आयोजित किया गया इसको, ठीक है। और कब, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2024 में। और उत्तराखंड के 2 जिले कौन थे, दोनों के दोनों मैदानी जिले, उधमसिंह नगर और हरिद्वार, ठीक है। चलिए नित्य मित्य अभी देखते हैं। अभी ये देखो कि सिंचाई वाली क्या चीज़ें हैं, ये तो उद्योग आ गए। अच्छा ये देखो, अरोमा वैली उत्तराखंड में महक क्रांति के अंतर्गत, ठीक है, महक क्रांति के अंतर्गत, एक सेकेंड, नहीं आ रही तो उद्योग में आ गया। अच्छा एक काम करते हैं ना, इसको यहीं पे एंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कंप्लीट, ओके। तो चलिए साथियों, चलिए इसको नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। बाकी उद्योग वाला ही तो पढ़ रहा है, ठीक है। जय श्री राम, पढ़ो भाई, अच्छे से पढ़ो, मन लगा के।